Hello everyone, my name is Shweta Sharma from Gurudev Coaching Center, Ghaziabad. Hope you will like this video and please subscribe. Okay? Now, let me start with this chapter again. जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसी चैप्टर को हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। जैसे कि हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो आए थे हमारे देश में, ठीक है, ये एम लेके कि वो हम क्या करेंगे, वो प्रमोट करेंगे, किसे, अपनी कंट्री को, है ना, याद है ना थोड़ा बहुत। चलो उसी चीज़ को हम आगे मूव करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, ठीक है, जब वो हमारी कंट्री में आए उन्होंने जितना भी हमारा पूरा स्ट्रक्चर था वो सारा ख़राब कर दिया था। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था हमारा वो सारा ख़राब कर दिया था। एक ज़माने में हम ना सेल्फ सफिशिएंट होते थे। कैसे कि मतलब हम खुद ही उगा रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, और जो भी चीज़ मतलब हमें तो कहते ना इम्पोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब देख लो क्या हो रहा था उस टाइम पे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, हम इस चैप्टर पे आते सीधा। अब क्या था कि जो नेशनल इनकम थी, नेशनल इनकम पता है ना कितनी ज़रूरी होती है ये देखने के लिए कि हमारी कंट्री कितनी मूव कर रही है। नेशनल इनकम से ही पता चलता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ठीक है। कभी भी ब्रिटिशर्स ने ट्राई नहीं किया कि हमारी नेशनल इनकम निकाल दे। वो तो कुछ इकोनॉमिस्ट आए थे जिसने सोचा कि हाँ यार देखना चाहिए कितनी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। उनमें से कुछ इकोनॉमिस्ट कौन थे? विलियम डिग्बे, फिंडले शेरिस, YKR राव, RC देसाई, ठीक है, ये कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिसने क्या किया, नेशनल इनकम पे स्टडी किया, थोड़ा अपना जजमेंट निकाला कि कैसे कैसे हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है, कैसे कैसे क्या क्या काम चल रहा है, वो सब उन्होंने देखा। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट रोल किसका था? RC देसाई का, ठीक है। ओके, जब हम उस टाइम की बात करते हैं तो इस टाइम की, अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आई थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने हमारे सेक्टर को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया था, ठीक है। उसमें से एक सेक्टर की बात करेंगे हम आज। फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था? अब जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे ज़्यादातर जो लोग होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं ना, तो उस टाइम पे भी यही था कि 85% जो परसेंटेज थी लोगों की, वो सारे किस में थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, ठीक है। अब सोचो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग थे तो अभी सोचोगे ना इनकम तो बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे लेकिन प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, प्रोडक्टिविटी कम थी। और उसका एक रीज़न भी क्या था? ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे हमारी ग्रोथ हो। वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिससे क्या हुआ, जो हमारी एग्रीकल्चर था ना वो डाउन होता चला गया। वही हम पढ़ेंगे क्या क्या पॉलिसीज़ लाए, ठीक है, जिससे ये सब हुआ। फर्स्ट क्या लाए? वो लाए ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम मतलब लैंड सेटलमेंट सिस्टम। उन्होंने क्या करा? लैंड को डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 मेन लोगों का काम था इसमें। फर्स्ट थे ब्रिटिशर्स, सेकंड थे ज़मींदार, थर्ड थे पीजेंट्स, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ पीजेंट्स से। पीजेंट्स कौन थे? जो ज़मींदार की ज़मीन पे काम करते थे। अब ज़मींदार से समझ ही आ रहा होगा, ज़मींदार मतलब उसके पास बहुत सारी ज़मीन है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो ज़मींदार थे ना, ज़मींदार की जो ज़मीन थी उस पर उनका वो नहीं, कोई राइट नहीं था। किसका था? ब्रिटिशर्स का था, ठीक है। ज़मींदार क्या करते थे? पीजेंट्स को अपनी ज़मीन पे काम करवाते थे और उनका ना रिवेन्यू सेट कर दिया था कि इतने टाइम तक आप काम करोगे और इतना पैसा आपको मुझे देना है, चाहे आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। तो इस केस में क्या होता था, जब प्रॉफिट होता था, जो थोड़ा सा परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो दे देते थे वो। अगर प्रॉफिट नहीं होता था वो कहाँ से देते? उस टाइम पे क्या होता था, जो ज़मींदार थे वो सर पे डंडा लेके खड़े हो जाते थे पीजेंट्स के, ठीक है। ओके, ये बस लैंड सेटलमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया कैसे कैसे लैंड डिवाइड थी। मूव टू द नेक्स्ट, रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, जिसकी मैंने बताया ब्रिटिशर्स, ज़मींदार, पीजेंट्स। अब जो ज़मींदार थे वो क्या लेते थे? रिवेन्यू लेते थे, ठीक है। अब वो जो रिवेन्यू लेते थे वो उन्हें ब्रिटिशर्स को देना होता था, वो खुद नहीं रखते थे अपने पास, उन्हें ब्रिटिशर्स को देना होता था। इसलिए वो
क्या करते थे, मतलब क्या डंडा लेके खड़े हो जाते थे पीजेंट्स के पास, ठीक है। मतलब एक बार को दया भी आ गई, कहाँ से देगा, प्रॉफिट नहीं हुआ। उससे पहले क्या था, ब्रिटिशर्स आ जाते थे कि भाई ले लो चुपचाप, समझ आ रहा है। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को रिवेन्यू टाइम पे नहीं मिला, उनका पैसा टाइम पे नहीं मिला, तो वो ज़मींदार से क्या लेते थे, उनकी ज़मीन ले लेते थे। तो मतलब समझ रहे हो ना, तीनों चीज़ें आपस में घूम रही है चारों तरफ। एक अगर शांत होना चाहे तो दूसरा कुछ नहीं हो सकता। चलो मूव टू द नेक्स्ट। थर्ड था आपका प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। मतलब उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी एग्रीकल्चर में। अभी तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ट्रैक्टर आ गए, ये आ गया, वो आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, जिससे कि फार्मर को तब ज़्यादा कहते हैं ना काम नहीं करना पड़ता। इतनी सारी दुनिया भर की HYV सीड्स आ रही हैं, वो सीड आ रही है, वो फर्टिलाइज़र आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। और ब्रिटिशर्स के पास कुछ परसेंट ये चीज़ें अवेलेबल थी, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, लेकिन भाई क्या वो हमारे देश में थोड़ी तरक्की थोड़ी चाहते थे, तो उन्होंने ऐसा कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, किसमें, टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप। कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप में क्या था, वो ऐसी क्रॉप उगवाते थे जिससे उन्हें क्या मिले, पैसा मिले, जिसे हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं। समझ आया, कैश क्रॉप मतलब इसकी कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, महंगे। मतलब यूजुअली उस टाइम पे क्या था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने इंडस्ट्री खोल के रख दी थी अपने देश में, और फिर क्या बोलते थे कि हम रॉ मटेरियल लेंगे इंडिया से, अपने देश में जाके बनाएंगे और फिर से यहीं पे आके बेचेंगे। ठीक है, तो क्या करते थे, ये क्रॉप उगवाते थे, अपनी कंट्री में ले जाते थे, बनाते थे, यहीं भेज देते थे। तो ये क्या कर रहे थे, कमर्शियलाइजेशन कर रहे थे क्रॉप का। समझ आया, कमर्शियलाइजेशन क्रॉप, पैसे वाली क्रॉप। ये भाई तुम फूड ग्रेन भी तो उगवा सकते हो, फूड क्रॉप भी तो उगवा सकते हो भाई। इतनी इंडिया देखो, आजकल तो आबादी है इतनी बढ़ रही है, उस टाइम पे भी कम नहीं थी। ठीक है, खाना सबको चाहिए होता है, लेकिन तब भी इन्होंने सिर्फ किसका फ़ायदा देखा, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। ओके चलो नेक्स्ट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या था, इन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं एग्रीकल्चर में। उस टाइम पे ये अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते तो थोड़ा बढ़ तो जाता यार। ठीक है, थोड़ा ठीक है, हमें पता नहीं था, लेकिन उन्हें तो पता था, थोड़ा पैसा लगाते, लोगों को नॉलेज देते, कुछ तो होता। इन्होंने कोई, अब फार्मर्स थे, फार्मर्स को सपोज नॉलेज है कि हमें ऐसे ऐसे उगाना है, अगर उनके पास पैसा नहीं तो वो कैसे उगाएंगे। कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं देते थे, कोई भी जो भी चाहिए होता था उन्हें मेन चीज़ें, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वो भी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। इसका बस यही था बस। ओके, हमने इसमें अभी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, ज़मींदारी सिस्टम, ये तो हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। नेक्स्ट था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 5 पॉलिसीज़ थी, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कौन लेके आया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। क्या करने के लिए, हमारे एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉयड करने के लिए, स्टैग्नेट करने के लिए, खराब करने के लिए। समझ आया, जिससे कि हम चाह कर भी क्या ना कर पाए, ग्रोथ कर ना पाए इस सेक्टर में। चलो आगे हम पढ़ेंगे कि और कौन से सेक्टर में उन लोगों ने पॉलिसीज़ लाए, कैसे पॉलिसीज़ लाए जिसकी वजह से क्या हम ग्रोथ नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच।